गुड मॉर्निंग वंस अगेन स्टूडेंट्स। हम लोग फ्लाईव्हील में देख रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फ्लाईव्हील क्या होता है और फ्लाईव्हील और गवर्नर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लाईव्हील देखेंगे। फ्लाईव्हील का कितना टाइप होता है। तो तो बेसिकली फ्लाईव्हील तीन 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 प्रकार का होता है फ्लाईव्हील। एक है डिस्क टाइप फ्लाईव्हील और रिम एंड आर्म टाइप फ्लाईव्हील और थर्ड टाइप है स्प्लिट फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील का तीन प्रकार होता है। अगर फ्लाईव्हील को क्लासिफाई करेंगे तो उसको हम लोग तीन प्रकार से फ्लाईव्हील को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा या टाइप्स ऑफ फ्लाईव्हील होगा, तीन को लिख सकते हैं। तो पहला हम लिख सकते हैं डिस्क टाइप। पहला लिख सकते हैं डिस्क टाइप फ्लाईव्हील, डिस्क टाइप फ्लाईव्हील। सेकेंड है रिम एंड आर्म टाइप और थर्ड वन है स्प्लिट फ्लाईव्हील। ठीक है। तो डिस्क टाइप ऑफ फ्लाईव्हील ये वाला फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है ये डिस्क टाइप है और ये रिम टाइप है और थर्ड वन ये स्प्लिट टाइप फ्लाईव्हील। ठीक है ना। तो डिस्क टाइप फ्लाईव्हील में डिस्क का डायमीटर 1600 mm तक होता है एक डिस्क का। अगर इससे ज़्यादा बड़ा फ्लाईव्हील बनाना है तो हम फिर और 1600 mm का और फ्लाईव्हील लेंगे और इसको अटैच करेंगे। जैसे देखो इसमें लिखा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैक्सिमम 600 mm का हो सकता है। अब इसको और बड़ा लगाना है तो नेक्स्ट और हम 600 mm का ले सकते हैं। इस तरह का फ्लाईव्हील को हम लोग बोलते हैं डिस्क टाइप ऑफ फ्लाईव्हील। डिस्क टाइप ऑफ फ्लाईव्हील अगर वन पीस में होगा, सिंगल पीस में होगा तो उसका मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, 600 mm मैक्सिमम डायमीटर होगा। ठीक है ना। रिम एंड आर्म टाइप में क्या हो जाता है, सेकेंड टाइप जो है फ्लाईव्हील का रिम एंड आर्म टाइप फ्लाईव्हील, जिसका कि डायमीटर 600 से 2500 mm तक होता है। और इसमें जो हब है ये जिसको बोल रहे हैं हब, ये जो बोल रहे हैं ना ये हब है, सॉरी ये आर्म है। ठीक है, ये आर्म है और ये बीच वाला हिस्सा है वो इसको हब बोलते हैं। ये जो गोल वाला हिस्सा है इसको हब बोलते हैं। ठीक है। तो हब जो कनेक्टेड होता है आर्म से और आर्म जो फाइनली कनेक्टेड होता है रिम से, इसको रिम बोलते हैं। इसको रिम बोलते हैं। जो आउटर पार्ट इसका ये हो गया रिम हो गया। तो रिम और हब के बीच में जो कनेक्शन होता है आर्म के थ्रू, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिम एंड आर्म टाइप फ्लाईव्हील, जो कि आपका 4, 6 या 8 आर्म से कनेक्टेड होगा रिम और हब से। ठीक है ना। और जो आपको डायग्राम में दिया हुआ है इसमें 4 है, 4 आर्म से कनेक्टेड है रिम और हब। ठीक है। नेक्स्ट है स्प्लिट फ्लाईव्हील। स्प्लिट फ्लाईव्हील का डायमीटर बहुत बड़ा होता है, लार्जर देन 2500 mm। स्प्लिट फ्लाईव्हील का डायमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। जो आपका सबसे ये वाला दिख रहा है, सबसे लास्ट में जो दिख रहा है ये स्प्लिट फ्लाईव्हील है, इसका डायमीटर बड़ा होता है कितना से, 2500 mm से अधिक होता है। और ये टुकड़े में बटा हुआ होता है, पूरा नहीं होता है। जैसे ये देखिए ये रिंग टाइप फ्लाईव्हील जो है ये तो आपका पूरा गोल है, जबकि ये पूरा गोल नहीं होता है। रिंग टाइप फ्लाईव्हील पे अगर ध्यान देंगे तो देखते हैं पूरा सर्कुलर में गोल है ना, जबकि आपका स्प्लिट फ्लाईव्हील पूरा गोल नहीं होता है, एक टुकड़े में बटा हुआ होता है। और नंबर ऑफ हब आर्म जो होता है इसमें 2 या 3 होता है, 3 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है ना, 2, 3 या 3 से अधिक भी हो सकता है। तो आर्म का काम क्या होता है, आर्म कनेक्ट करता है हब को। ठीक है, किससे, रिम से। दोनों में, रिम टाइप में और स्प्लिट फ्लाईव्हील दोनों में करता है। ठीक है ना। तो ये अब हमारा था टाइप्स ऑफ फ्लाईव्हील। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम। टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है वो हम लोग
देखेंगे। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम कुछ नहीं है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो क्रैंक पे जो मोमेंट लगता है, क्रैंक शाफ्ट पे जो मोमेंट लगता है, देखिए यहाँ पे इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्निंग मोमेंट ऑफ क्रैंक की फोर्स। क्रैंक पे जो फोर्स लगता है उसके कारण जो टर्न जो मोमेंट क्रिएट होता है, उसी मोमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम। तो टर्निंग मोमेंट क्या हो जाएगा, टर्निंग मोमेंट हो जाएगा आपका क्रैंक का जो इफोर्ट हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्निंग मोमेंट, क्रैंक का इफोर्ट। तो क्रैंक का इफोर्ट क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये अगर पिस्टन है, इंजन का पिस्टन है और ये इनवर्ड स्ट्रोक दे रहा है, इनवर्ड स्ट्रोक दे रहा है, तो ये सॉरी ये आउटवर्ड स्ट्रोक है, ठीक है। तो आउटवर्ड स्ट्रोक दे रहा है, तो ये इधर की ओर जाएगा, डायरेक्शन इधर की ओर जाएगा, तो इधर की ओर जाएगा तो आपका क्रैंक क्या है, क्रैंक ये सर्कुलर है, ठीक है, और किसी एक्सिस के थ्रू ये रोटेट करता है क्रैंक। तो ये पिस्टन जब इसको इधर की ओर खींचेगा, पिस्टन की उधर खींचेगा, तो ये जो जिस टेंजेंशियल फोर्स से खींचेगा और इसके बीच में जो रेडियस होगा, उसके बीच में जो रेडियस होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, Ft इंटू आर करेंगे, हमको टॉर्क मिलेगा, और यही टॉर्क टर्निंग मोमेंट आपका कहलाता है अगर वेलोसिटी से हम लोग इसको कंपेयर कर देते हैं। तो ये इसी क्रैंक की फोर्स को टर्निंग मोमेंट या टॉर्क बोला जाता है, और इसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम। ये होता क्यों है, पिस्टन इंजन से कनेक्टेड होता है तो फ्यूल इसमें बर्न होता है, तो पिस्टन आपका क्या है ऊपर नीचे होता है, इधर और इधर रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है। तो जब ये इसको इधर खींचेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, किसी टॉर्क से खींचेगा, कोई फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे इस पे टॉर्क क्रिएट होगा, उसी को हम लोग हर एंगल के लिए, ये कितना एंगल जो दिया हुआ है ना, हर एंगल के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा टर्निंग मोमेंट डायग्राम हमको मिल जाएगा। तो ये देखिए सिंगल सिलेंडर इंजन का ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम आपको ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, ये सिंगल सिलेंडर इंजन का, किसी भी सिंगल सिलेंडर इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम इस प्रकार का होता है। इसमें देखिए मैक्सिमम टॉर्क दिया है, टी मीन दिया है, ठीक है, और कुछ मिनिमम टॉर्क भी होगा, इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया है, मगर इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो मिनिमम टॉर्क हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए टॉर्क मिनिमम जीरो आ रहा है, ठीक है। तो अगर टर्निंग मोमेंट डायग्राम को अगर हम लोग समझें, ठीक है, फ्लाईव्हील से रिलेट करके टर्निंग मोमेंट डायग्राम को अगर हम समझे तो क्या समझ सकते हैं कि देखो टर्निंग टी मीन जो हो गया, मीन टॉर्क जो हो गया हमारा, जो हम इंजन से जो टॉर्क हमको मिला, जो पावर मिला, उसके कारण मीन टॉर्क जो जनरेट हो रहा है वो ये है। तो उस मीन टॉर्क में हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये मीन टॉर्क पे ही आपका इंजन वर्क करता है, ठीक है, इसी मीन टॉर्क पे हम लोग का इंजन वर्क करता है। सपोज दैट कुछ मैक्सिमम टॉर्क होगा और कुछ मिनिमम टॉर्क होगा, तो अगर मैक्सिमम को हम T1 बोल रहे हैं और मिनिमम को T2 बोल रहे हैं, तो T1 प्लस T2/2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को T मीन। तो T मीन हम लोग को, T मीन क्या है, T मीन मतलब टॉर्क, T मीन मतलब, मीन का मतलब क्या हो गया, मीन टॉर्क, एवरेज टॉर्क भी कभी कभी बोलते हैं, मगर एवरेज इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि एवरेज लेंगे ना तो सारा टॉर्क जितना भी इसमें होगा, T1 T2 T3 T4 जितना भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा सब लोग को हम लोग को लेना पड़ता है। तो टी मीन इसलिए लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम लोग को कैलकुलेट करने में आसानी होता है। मैक्सिमम टॉर्क जितना क्रिएट हो रहा है वो हम लोग मेजर कर लेंगे, और मिनिमम टॉर्क कितना हो रहा है वो मेजर कर लेंगे, और टी मीन निकाल लेंगे। अगर टी एवरेज निकालते हैं तो इसमें हर एंगल के लिए अलग अलग टॉर्क होता है। अगर डायग्राम भी देखिएगा तो देखिए ये जो आपको एक्स एक्सिस जो दिया है, अगर टर्निंग मोमेंट डायग्राम को हम लोग समझ रहे हैं तो पहले तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम इसका बनेगा कैसे, पर टर्निंग मोमेंट होता क्या है,
तो टर्निंग मोमेंट सीधे क्रैंक की फोर्स होता है, उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, क्रैंक इफोर्ट, क्रैंक इफोर्ट का मतलब है क्रैंक को मूव करने के लिए जितना या क्रैंक पे जितना टॉर्क लग रहा है ना, किसके कारण, इंजन में जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है, तो ये इंजन आपका किसके, आपका कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड होता है, इस क्रैंक शाफ्ट से। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट से, तो यही वो क्रैंक शाफ्ट है जो फर्स्ट डायग्राम में हम लोग देखे थे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को दिखा देते हैं। देखो ये जो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है ना, ये वाला, ये क्रैंक शाफ्ट, इसी को हम लोग क्रैंक वहां पे दिखा रहे थे सर्कुलर में। ठीक है ना, और ये पिस्टन से कनेक्टेड है। देखो तो इसी को हम वहां देख के समझेंगे। ठीक है, ये आपका पिस्टन हो गया, जो जो पहला वाला पिक्चर में ब्लू कलर का था, और ये आपका क्रैंक शाफ्ट हो गया। तो इसलिए लिए हैं हर एंगल के लिए आपको इस पे टॉर्क लगेगा, क्योंकि आप क्या पढ़े थे इंजन में, आपका टॉर्क हमेशा या पावर हमेशा, एनर्जी हमेशा कब क्या मिलता है हमको, कांस्टेंट एनर्जी देता है इंजन। इंजन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कांस्टेंट एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता है, वो जब इंजन में फ्यूल बर्न होता है तो एक ब्लास्ट जैसा होता है, तो जब भी ब्लास्ट होगा आपको कांस्टेंट एनर्जी मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक झटके के साथ बल्क में एनर्जी मिलेगा, तो वही बल्क एनर्जी मिलेगा। तो ये पिस्टन क्या है, इन एंड आउट डायरेक्शन में मूव करेगा, इन एंड आउट डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये जब मूव करेगा इन एंड आउट डायरेक्शन में, इन एंड आउट डायरेक्शन में, ये क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करेगा, क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करेगा। अब क्रैंक शाफ्ट को जब रोटेट करेगा तो ये कुछ ना कुछ कनेक्टिंग रॉड के थ्रू इस पे फोर्स लगाएगा, तभी ना रोटेट होगा, एफ लगाएगा। सपोज दैट यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स एफ टी लग रहा है, किसके कारण, पिस्टन में जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है उसके कारण। ठीक है, इंजन में जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है उसके कारण एफ टी फोर्स लग रहा है। अब एफ टी फोर्स से अगर क्रैंक का रेडियस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क हम लोग को मिल जाएगा, और इसी टॉर्क को क्रैंक इफोर्ट, क्रैंक इफोर्ट या टर्निंग मोमेंट, इस केस में जो हम लोग देख रहे हैं, टर्निंग सॉरी टर्निंग टर्निंग मोमेंट, इस केस में हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग टर्निंग मोमेंट बोल रहे हैं। आप देखिए जब टॉर्क इस पे लगेगा तो आप डायग्राम को देखिए या फिर पिक्चर को देखिए, जो भी दोनों चीज, दोनों में से किसी को देखिए। तो सबसे पहले पिक्चर को कंसिडर करते हैं। जब ये क्रैंक की फोर्स इस पे कुछ लगेगा, इस पे क्रैंक की फोर्स कुछ लगेगा एफ टी के कारण, तो ये मूव करेगा, रोटेट करेगा। तो ये जब भी रोटेट करेगा इसका एंगल चेंज होगा, चेंज होगा ना, और टेंजेंशियल फोर्स इस पे लग रहा है, और यहाँ पे तो फोर्स टेंजेंशियल नहीं ना है, ये वाला फोर्स तो आपको स्ट्रेट डायरेक्शन में लग रहा है, या तो इनवर्ड लगेगा या तो आउटवर्ड लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स पिस्टन देगा। तो इस फोर्स के कारण जब यहाँ पे एंगल रोटेट करने के कारण जब एंगल चेंज होगा, तो ये टेंजेंशियल फोर्स जो क्रैंक पे लग रहा था वो हर एंगल के लिए चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि जब ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है और इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट में जब आप कन्वर्ट कीजिएगा किसी एंगल के थ्रू, किसी एंगल के थ्रू, तो ये एंगल आपका जब भी चेंज होगा, ये एंगल आपका जब भी चेंज होगा, एफ टी आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको फोर्स कितना भी मिले, यहाँ पे ये आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना भी हो, अगर इसको हम एंगल चेंज करके इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो थीटा एंगल के लिए एफ टी कुछ और होगा, और अल्फा एंगल के लिए कुछ और होगा। ठीक है ना, अल्फा एंगल के लिए एफ टी कुछ और होगा। उसी तरह से थीटा वन थीटा टू, जैसे ही अगर एंगल में 1 डिग्री का चेंजेस दिया होगा, 1 मिनट का भी चेंजेस होगा, तो कुछ ना कुछ टेंजेंशियल फोर्स में वेरिएशन आएगा। इसी टेंजेंशियल फोर्स में वेरिएशन के कारण आपका टॉर्क भी हमेशा चेंज होगा। अब जब टॉर्क चेंज होगा तो टर्निंग मोमेंट भी तो वही है, तो वो चेंज होगा ना हर एंगल के लिए। ठीक है, तो वही हर एंगल के लिए टर्निंग मोमेंट चेंज होगा, और उसी चेंजेस को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम लोग टर्निंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए या टर्निंग मोमेंट बनाने के लिए हम लोग को दो चीज मालूम रहना चाहिए, टॉर्क मालूम रहना चाहिए, टॉर्क जिसको हम लोग क्या क्रैंक एफर्ट भी बोल रहे हैं, क्रैंक एफर्ट भी बोल रहे हैं, या टर्निंग मोमेंट भी डायरेक्टली बोल रहे हैं। तो ये हमको मालूम रहना चाहिए, तीनों एक ही चीज है, टॉर्क हो गया, क्रैंक एफर्ट हो गया, या टर्निंग मोमेंट हो गया, ये एक चीज है।
अगर पिस्टन इफर्ट कहते हैं तो पिस्टन इफर्ट अलग हो जाता है। पिस्टन इफर्ट क्या हो जाता है, ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स जो इंजन में क्रिएट हो रहा है वो हो जाता है आपका पिस्टन इफोर्ट, मगर हम लोग क्रैंक की फोर्स है। तो क्रैंक की फोर्स को हम लोग वर्टिकल कॉलम में ड्रॉ करते हैं या वर्टिकल एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, और जैसे जैसे एंगल चेंज होता है क्रैंक का, जैसे जैसे मूवमेंट होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे चेंज करते, एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं टॉर्क। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं टॉर्क, और हर एंगल के लिए नोट करके टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, तो हम लोग को टर्निंग मोमेंट डायग्राम मिलता है। ये जो आपको डायग्राम इस पिक्चर में दिख रहा है ये एक सिंगल सिलेंडर इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से जब हम ड्रॉ करेंगे सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए तो वो टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। अब एप्लीकेशन और यूज इसका क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिक आइडिया आप लोग नहीं है फिर भी बता देते हैं। तो देखो, जब इंजन झटके से एनर्जी आपको देगा बल्क में तो उस समय एनर्जी ये स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो जैसे ही मीन टॉर्क से जैसे ही एनर्जी ज्यादा हमको मिलेगा तो वो एनर्जी क्या पॉजिटिव एनर्जी कहलाएगा, और वो एनर्जी फ्लाईव्हील में स्टोर रहेगा। तो मीन टॉर्क से ऊपर ये वाला एनर्जी दिख रहा है आपका, ये एनर्जी, ठीक है ना, ये एनर्जी, तो ये एक तरह से सरप्लस एनर्जी हो गया। ठीक है, सरप्लस एनर्जी मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी हमारा पास हो गया। अब जब भी मीन टॉर्क से एनर्जी कम होगा नेक्स्ट साइकिल में, क्योंकि पावर स्ट्रोक हमको हर बार तो नहीं मिल रहा है, जब एक रोटेशन या दो रोटेशन होता है तो उसमें हमको पावर स्ट्रोक एक बार मिलता है। टू स्ट्रोक इंजन के केस में जब एक बार रोटेट करेगा तो, और फोर स्ट्रोक इंजन के केस में जब दो बार रोटेट करेगा तो एक पावर स्ट्रोक मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में हमको ये सिंगल सिलेंडर इंजन का है तो देखो 180 डिग्री का जब एंगल चेंज हो रहा है तो 180 डिग्री में हमको एक बार सरप्लस एनर्जी हमको मिल रहा है, एक बार हमको सरप्लस एनर्जी मिल रहा है 180 डिग्री से। हमको यहाँ से देखो अगर जीरो से इसको करें तो 180 से भी ज्यादा, यहाँ तक देखो कितना हो जाएगा 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 220 डिग्री तक। ठीक है ना, 220 डिग्री तक हमको क्या है एनर्जी हमको एक साइकिल यहाँ से कंप्लीट होकर के एक साइकिल कंप्लीट होने में हमको कितना मिला, एक साइकिल कंप्लीट होने में हमको 360 डिग्री का एंगल कन्वर्ट हुआ। अब 360 डिग्री में हमको देखिए दो बार सरप्लस एनर्जी मिला। ठीक है, दो बार हमको सरप्लस एनर्जी मिला, तो दो बार सरप्लस एनर्जी मिला मतलब 2 पावर स्ट्रोक हमको मिल रहा है। तो सिंगल सिलेंडर इंजन में हमको 2 पावर स्ट्रोक मिल रहा है। तो ये मीन एनर्जी से ऊपर वाला एनर्जी हमको सरप्लस एनर्जी हो गया। और जब हमको एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, संक्शन स्ट्रोक होगा, उसमें एनर्जी हमको नहीं मिलेगा, पावर स्ट्रोक में केवल हमको एनर्जी मिलता है। तो उस केस में संक्शन वाला में और एग्जॉस्ट वाला में हमको क्या मिलता है, हमको ये सरप्लस एनर्जी जो रहता है वो इसको बैलेंस करता है। ठीक है ना, ये एनर्जी हमको घटता है जैसे व्हील रोटेट करेगा, आपका इंजन जब रोटेट करेगा, सपोज दैट आपको आधा स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक मिला तो ये तो रोटेट करने के लिए एनर्जी हमको मिल गया। ठीक है, मगर नेक्स्ट स्ट्रोक में अगर इसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो रोटेट करेगा, ये आपका साफ नहीं रोटेट करेगा। तो वही काम करता है, जब इस हाफ साइकिल में पावर स्ट्रोक में इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिला तो बाकी टाइम में संक्शन में एग्जॉस्ट में जब एनर्जी हमारे पास नहीं है तो ये सरप्लस एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है मोमेंट के रूप में, और यही इसी मोमेंट से आपका क्या है शाफ्ट रोटेट होते रहता है। ये फ्लाईव्हील का फंक्शन भी है, और टर्निंग मोमेंट डायग्राम से इस फंक्शन को हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो आपका था सिंगल सिलेंडर इंजन का। इसी तरह से और भी अदर इंजन का भी टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता है। टॉर्क निकालने का देखो एक फॉर्मूला होता है, जो हम लोग को टर्निंग मोमेंट के लिए जो टॉर्क चाहिए होता है उसका हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग को शायद यूज होगा चाहे नहीं भी होगा, न्यूमेरिकल आएगा तो देखेंगे आप लोग को यूज है। तो टॉर्क इक्वल टू जो पिस्टन के एफ पी क्या है, पिस्टन का जो इफोर्ट है इंटू आर साइन थीटा प्लस 2 थीटा 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंशियल फोर्स एफ टी इंटू आर के इक्विवेलेंट होता है। जो क्रैंक पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है उसके इक्विवेलेंट होता है ये वाला फोर्स।
तो हर एंगल के लिए ये निकलेगा। थीटा एंगल दिया हुआ है ना, तो जैसे सपोज दैट ये आपका क्रैंक था, ठीक है, और ये यहाँ पे था, तो ये पॉइंट ए से अगर क्रैंक मूव करके पॉइंट बी तक गया, बी तक, तो थीटा एंगल का चेंज हुआ, ठीक है। तो उस केस में जब हम टॉर्क निकालेंगे तो कितना टॉर्क में चेंजेस हुआ ये बता देगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल से हम लोग लेंगे, कोई ओरिजिन मान लेंगे कि ये ओ है और ओ से फिर थीटा मान लेंगे, तो हर एंगल के लिए आपको ये टॉर्क का वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क का वैल्यू हमको मिल जाएगा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा एंगल टर्न बाय द क्रैंक फ्रॉम द इनर डेड सेंटर। अगर इनर डेड सेंटर से लेते हैं थीटा हम तो टॉर्क का वैल्यू हमको मिल जाएगा। अगर चेंज इन टॉर्क हमको देना है तो कोई ए पॉइंट हम लेंगे, कोई बी पॉइंट लेंगे, और ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच कितना एंगल का चेंजेस होगा, अगर वो हम लोग देंगे तो चेंज इन टॉर्क हम लोग को ये फॉर्मूला दे देगा, ठीक है। एन, इसमें एन एक टर्म आया है जो हमको पता नहीं है एन क्या है, तो एन देखिए, एन रेशियो ऑफ द कनेक्टिंग रॉड लेंथ एंड रेडियस ऑफ द क्रैंक। तो कनेक्टिंग रॉड और रेडियस ऑफ द क्रैंक का रेशियो को हम लोग एन ले रहे हैं, ठीक है। बाकी सब तो पता ही है, रेडियस मालूम रहेगा, क्रैंक का रेडियस क्या होता है। पिस्टन का फोर्स क्या होगा, पिस्टन का फोर्स हो गया इंजन में जो एनर्जी क्रिएट होगा उसके कारण पिस्टन पे कितना फोर्स जनरेट हुआ, उसी को हम लोग एसपी बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पिस्टन फोर्स। सपोज दैट ये एक पिस्टन है, ठीक है, ये एक पिस्टन है और ये सर्कुलर पार्ट हम पिस्टन का दिखा रहे हैं, सिलेंडर का। तो इस भाग में जब इंजन एनर्जी, जब फ्यूल ब्लास्ट होगा तो इस ब्लास्ट में फ्यूल के कारण एनर्जी क्रिएट होगा, ठीक है। जब ब्लास्ट होगा तो वो एनर्जी ट्रांसफर होगा इस पिस्टन पे, तो इसका एरिया से रिलेटेड रहता है, इसका एरिया और जितना फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू रहता है उससे कैलकुलेट करके हम लोग एसपी निकालते हैं। तो ऐसे तो अगर आप लोग को डिप्लोमा में अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो एसपी का डायरेक्ट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको बस फॉर्मूला पे सेट करके आपको आंसर निकाल देना है। ये एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, मगर कनेक्टिंग रॉड का लेंथ और रेडियस आपको दिया हुआ रहेगा, तो एन का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह का अगर प्रॉब्लम पूछ दिया तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 सिलेंडर इंजन का भी टर्निंग मोमेंट डायग्राम। देखो 4 सिलेंडर इंजन का, सॉरी 4 स्ट्रोक इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, आपको 2 रोटेशन, जब क्रैंक शाफ्ट 2 रोटेशन मतलब 4 पाई, एक रोटेशन में कितना होता है, एक रोटेशन जब क्रैंक मूव करेगा तो 360 डिग्री एंगल से मूव करेगा, तो 360 डिग्री एंगल कितना के बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। पाई इक्वल टू 180 हुआ तो 360 के लिए कितना हुआ, 360 इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई। तो कह रहा है 4 स्ट्रोक इंजन जब भी हम लेंगे तो 4 स्ट्रोक इंजन में जब क्रैंक 2 बार घूमता है, 2 चक्कर लगाता है, ठीक है, 2 रोटेशन कंप्लीट करता है क्रैंक, तो उस केस में हमको एक बार आपको एनर्जी स्ट्रोक हमको मिलता है। ये जो लंबा सा दिख रहा है आपको एनर्जी स्ट्रोक मिल रहा है। ऐसे तो हमको पूरा एनर्जी अगर कहें ना, तो पूरा एनर्जी हमको यहाँ ये जो जीरो वाला वैल्यू से पावर स्ट्रोक का जो हमको कितना पावर मिला पावर स्ट्रोक में, तो ये एनर्जी ये पूरा यहाँ से हमको देखिए ये एनर्जी टोटल एनर्जी हमको ये मिला, मगर क्योंकि कुछ एनर्जी इंजन रोटेट करने के लिए इसमें से ले लेता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम। देखो ये माइनस में जा रहा है यहाँ पॉइंट, अगर ओरिजिन इसको ये माने तो टॉर्क हमको माइनस में जा रहा है, तो ये टॉर्क माइनस में जा रहा है मतलब कि ये टॉर्क हमको प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये टॉर्क इंजन हमको रन करने के लिए इंजन हमसे ले रहा है। इंजन जब रन करेगा तो वो भी तो कुछ ना कुछ फोर्स करेगा, इंजन में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं ना, होते हैं कि नहीं मूविंग पार्ट, तो इंजन जब मूविंग पार्ट्स को मूव करने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, उसको कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए ना, ऑटोमेटिक तो मूव नहीं करेगा ना, ऑटोमेटिक मूव करेगा वो, न्यूटन का नियम याद है, कोई वस्तु तब तक गतिशील रहती है तब तक स्थिर रहती है जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगता या कोई एनर्जी उस पर वर्क नहीं करता। तो इस जब इंजन पे कोई एनर्जी नहीं रहेगा तो वो मूव करेगा नहीं करेगा, वो तो कुछ ना कुछ उसको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी जो पावर स्ट्रोक में हमको मिला था
उससे वो एनर्जी वो ले लेता है। ठीक है, पावर स्ट्रोक में है जो हमको सरप्लस एनर्जी मिला था उससे एनर्जी हमको ले लेता है। तो इस केस में टॉर्क हमारा देखो माइनस में जा रहा है, टॉर्क माइनस में जा रहा है, मतलब कि इंजन एनर्जी खुद कंज्यूम कर रहा है, इंजन एनर्जी हमको दे नहीं रहा है, वो वर्क करने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी खुद वो कंज्यूम कर रहा है। उस केस में टॉर्क हमारा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और जब जो भी टॉर्क हमको पॉजिटिव में मिलेगा मतलब कि ये हमको एनर्जी इंजन से मिल रहा है, तो इसी मिनिमम टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का जो एवरेज होता है टी मीन प्लस टी मैक्स बाई 2 को हम लोग टी मिनिमम प्लस टी मैक्स इक्वल इक्वल टू टी मीन, मीन टॉर्क। ठीक है ना, मीन टॉर्क हम इसको बोलते हैं। तो इंजन हमारा वर्क करता है मीन टॉर्क पे, मीन टॉर्क इसको मान के चलते हैं कि मीन टॉर्क हम पे हमेशा लग रहा है। तो मीन टॉर्क से जैसे ही एक्स्ट्रा एनर्जी हमको मिलता है पावर स्ट्रोक में, तो फ्लाईव्हील उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी अदर स्ट्रोक में जब भी जरूरत होता है वो हमको वापस क्या है प्रोवाइड करता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम में देखिए, सबसे पहले संक्शन स्ट्रोक होता है। तो संक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, सबसे पहले एनर्जी हमको देना पड़ता है, इंजन खुद एनर्जी जब जो एयर फ्यूल मिक्सचर को एनर्जी सक करता है पिस्टन में, तो उसके लिए उसको कुछ न कुछ एनर्जी चाहिए होता है सक करने के लिए। तो वो एनर्जी बाहर से हम लोग देते हैं स्टार्ट करते समय, और फिर जब इंजन एक बार स्टार्ट हो जाता है फिर तो पावर स्ट्रोक वाला एनर्जी मिलेगा। अगर इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो एक्सटर्नल मीन्स से हम लोग उसको एनर्जी देते हैं। कैसे देते हैं इसको एनर्जी, आप जब मोटरसाइकिल चालू करते हैं तो किक मारते हैं, किक वाला मोटरसाइकिल देखे हैं, किक मारते हैं ना, वही हो गया, वही फोर्स जो हम लगाए किक पे, तो वही एनर्जी उसको ये मिला। ठीक है, अब जब इंजन वर्क करने लगा कंप्रेशन स्ट्रोक में, इसमें भी देखिए एनर्जी आपको ले रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए भी वापस हमको एनर्जी मिला। अब जब इंजन चालू हुआ, जैसे ही आपका मोटरसाइकिल चालू हुआ आपको एनर्जी यहाँ से मिलना शुरू हो गया। ठीक है ना, पावर स्ट्रोक मिला, एनर्जी आपको शुरू हो गया। अच्छा एक चीज बोलिए कि सर एनर्जी हम स्ट्रोक मारते हैं, किक मारते हैं, तो उसमें तो एनर्जी हम एक्सटर्नल मीन्स से दे रहे हैं, एक्सटर्नल मीन्स से दे रहे हैं। अब तो बहुत सेल्फ स्टार्ट आ गया है बाइक, सेल्फ स्टार्टेड बाइक आ गया है या सेल्फ स्टार्टेड कार आ गया है, हर चीज में सेल्फ स्टार्ट है। तो सेल्फ स्टार्ट में भी तो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं ना बैटरी के माध्यम से। सेल्फ कैसे, बिना बैटरी डाउन रहता है तो आपका सेल्फ काम करता है। जब आपका मोटरसाइकिल का बैटरी डाउन रहता है या कार का बैटरी डाउन रहता है तो सेल्फ काम करता है, सेल्फ नहीं काम करता है, उस समय इंजन आपका चालू नहीं होगा उसके कारण। तो सेल्फ स्टार्ट भी एक तरह का एनर्जी हम लोग देते हैं। केमिकल एनर्जी को फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, कन्वर्ट करके देते हैं, तो एनर्जी उसको बाहर से मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो संक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक में आपको नेगेटिव एनर्जी मतलब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करने के लिए खुद एनर्जी बाहर से उसको चाहिए, वो लेता है, या तो आप एक्सटर्नल मीन्स से किसी मीन्स से दीजिए या बैटरी से दीजिए। उसके बाद जैसे ही पावर स्ट्रोक मिलता है आपका 360 डिग्री के बाद, एक चक्कर जब रोटेट कर लिया तो दूसरा चक्कर रोटेट करने में हाफ साइकिल में 360 डिग्री से 540 डिग्री तक आपको पावर स्ट्रोक मिलता है। तो इस पावर स्ट्रोक में ये सब इंजन, तो इतना पावर जो आपको मिल रहा है मीन पावर से नीचे वाला जितना भी आपको पावर मिल रहा है ये तो इंजन खुद ले लेता है, ये तो इंजन खुद वर्क करने के लिए लेता है। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है ये फिर बाद में आपका फ्लाईव्हील स्टोर करता है, और स्टोर करके वो फिर जब भी जरूरत होता है उसको हम लोग को वापस उसको देता है मोमेंट के लिए। तो ये 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन का आपको टर्निंग मोमेंट डायग्राम था। तो आज का वीडियो यहीं पे आप लोग टर्निंग मोमेंट तक ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग प्रॉब्लम पे जाएंगे और फॉर्मूला हम लोग को क्या क्या इसमें यूज होता है वो थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है ना, वो देख करके फिर हम लोग जो फ्लाईव्हील का जो प्रॉब्लम होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस उसमें कैसे करेंगे ये हम लोग। ठीक है ना, तो तब तक आप वीडियो देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नहीं तो
थर्ड सेमेस्टर में जैसे लुढ़के हैं लुढ़क जाइएगा, ठीक है ना। तो वैसा नहीं करना है थर्ड सेमेस्टर वाला हाल, एकदम मेहनत करना है, निराश नहीं होना है, जो होना था हो गया। आप एक बार वीडियो रिवाइज तो करिए, नहीं पास होने का गारंटी तो हम देते हैं। अगर आप लोग नहीं वीडियो रिवाइज कीजिएगा तो फिर कैसे गारंटी नहीं। वीडियो रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। असाइनमेंट आप लोग सबमिट नहीं करते हैं, असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट करते हैं? देखे ना क्या हाल हुआ, असाइनमेंट वगैरह सबमिट करते तो कुछ तो लिखते, कुछ तो दिमाग में जाता। तो असाइनमेंट मस्ट बनाइए, नोट्स मस्ट बनाइए, ये दो चीज, ठीक है ना। अटेंडेंस वगैरह तो हम लोग मैनेज कर देते हैं आपका, ठीक है। मगर आप खुद से नहीं पढ़िएगा तो आपका दिमाग तो हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। अपना दिमाग को आपको खुद से स्थिर रखना है, थोड़ा शांत दिमाग से कि करना क्या है आपको, बस आँख मूंद के पढ़ना है। पढ़ाई कर लो, उसके बाद जितना खेलना कूदना है कूदो, ठीक है। जो असाइनमेंट देते हैं वो कंप्लीट कर लो, जो वीडियो बनाते हैं उसका नोट्स बनाओ, बीच बीच में उसका रिवाइज करो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत सारा है थ्योरी ऑफ मशीन में, उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। आराम से 80-90 मार्क्स आएगा। तो रिवाइज कीजिए वीडियो, अगला वीडियो में फिर हम लोग इससे और आगे देखेंगे लाइव में हम लोग को और क्या क्या पढ़ना है।